नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम किसान भाइयों आपको बताने वाले हैं धान की फसल में जिंक खाद डालते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे जिंक सल्फेट हो चाहे जो भी जिंक हो, इसको डालते समय कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कई बार हम बहुत सारी गलती कर देते हैं जिससे हमें इन खादों का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है या फिर बहुत कम मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम जिंक खाद के ऊपर बहुत सारी और अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी वीडियो पूरा देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से लाभ मिल पाएगा। तो अगर आप सभी इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। जो भी आपका सवाल हो सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिंक खाद देते समय। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि रोपाई के समय वो सारी खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे आपकी DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, या फिर चाहे पोटास हो, चाहे आपका जिंक सल्फेट हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वैसे धान की फसल में रोपाई के समय सभी खादों का इस्तेमाल करना तो सबसे बेहतर होता ही है, लेकिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वो हम जान लेते हैं। किसान साथियों, भले ही आप सारी खादों का इस्तेमाल कर दें, चाहे आप DAP डाल दें, चाहे आप SSP डाल दें, चाहे आप NPK डाल दें, चाहे आप यूरिया डाल दें, चाहे आप पोटाश डाल दें, लेकिन उसके साथ में आपको कभी भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप DAP खाद डालेंगे तो उसमें भी फास्फोरस होता है, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो उसमें भी फास्फोरस होता है, बहुत से NPK में भी फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जिंक खाद जब भी आप डालें तो उसके साथ में फास्फोरस खाद का इस्तेमाल अपने धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब आप जिंक और फास्फोरस दोनों खादों को एक साथ में डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। और जब जिंक फास्फेट बन जाएगा तो आपका जो पौधा है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो अपना भोजन उससे नहीं बना पाएगा, वो दोनों तत्व बेकार हो जाते हैं। आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, आपका जिंक खाद भी बेकार हो जाता है, जिससे आप सब देखते होंगे कि आपने भले ही सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया हो धान की रोपाई के समय, या फिर अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तब भी आपको उसका अच्छे से लाभ नहीं मिल पाता है। आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है क्योंकि फास्फोरस उसको मिला ही नहीं, जड़ों का विकास होगा ही नहीं, और जिंक भी नहीं मिला, जिससे आपकी जो फसल है उसमें पीलापन भी आएगा, पौधे की बढ़वार भी काफ़ी कम रह जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, कभी भी आपको जिंक खाद को फास्फोरस खाद के साथ नहीं देना है। अब हम किसान साथियों बता देते हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए रोपाई के समय इसको नहीं दे सकते हैं तो आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए इन दोनों खादों के बीच में। कम से कम 15 से 20 दिन का आपको गैप रखना चाहिए जब आप फास्फोरस और जिंक खाद डालें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं जिंक खाद डालने का सबसे अच्छा समय और तरीका क्या होता है। तो जो जिंक खाद आपको देनी चाहिए, वैसे रोपाई के समय आपको सारी खादें का इस्तेमाल कर देना है, जिंक खाद को छोड़ के। रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको जो पौधा होता है वो सारी खादों को ग्रहण करने लगता है, आप अपने भोजन बनाने लगता है। और अगर आप बहुत देर के बाद में खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पिछड़ जाती है, कमज़ोर रह जाती है। तो रोपाई के समय आपको DAP और जो यूरिया है, जो आपका पोटास है, या फिर अगर आप DAP नहीं डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं या फिर NPK डालते हैं तो इसका इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं दोबारा से, जब आप यूरिया खाद अपने धान के फसल में देते हैं लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में, तो उस समय आपको उस खाद के साथ मिला के जो आपकी ये जिंक है, जिंक सल्फेट, चाहे आपकी 33% वाली हो चाहे आपकी 21% वाली हो, इसको आपको दे देना चाहिए। किसान साथियों, आमतौर पे धान की फसल में जो जिंक हम डालते हैं वो 3 तरह से आती है, उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, जिसमें 15% सल्फर भी होता है। इसके बाद में आती है 21% वाली जिंक, एक आती है एडिटिया जिंक, जिलेटेड जिंक, जिसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव के माध्यम से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। अगर आप जो 12% वाली एडिटिया जिंक है इसका आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने के लिए आपको इसकी जो मात्रा है वो लगभग 200 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ की दर से। एक बार में 150 से 200 ग्राम मात्रा आपको लेनी है और इसको आपको 2 बार देना पड़ेगा। अगर आपने आज दिया है 25 दिन पे तो फिर से आपको 15 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप 33% वाली जो जिंक है उसका स्प्रे करना चाहते हैं तो उसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है, और अगर आप 21% वाले जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। और जब भी आप स्प्रे करें तो उसमें आपको 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया भी मिला लेना है, चाहे 12% वाली हो, चाहे 33, चाहे 21% वाली हो। तो 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया के साथ घोल के आपको इसका छिड़काव फसल में आपको 2 बार 15 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।